Hello everyone, welcome again to online session of Manolaw classes. I am Dr. Dinesh Kumar. Hello everyone, welcome again to online session of Manolaw classes. I am Dr. Dinesh Kumar, and in today's session I will discuss with you current legal GK of September 2024. सो आज के सेशन में हम आपके साथ जो भी सितंबर 2024 में लॉ से संबंधित इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बी इट जनरल इन्फॉर्मेशन, बी इट लैंडमार्क जजमेंट, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. सो पहला हमारा जो केस है वो है रिगार्डिंग द न्यू गाइडलाइंस फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट in the case of Jaisila Shaji versus Union of India 2024. अब ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित गाइडलाइंस हैं, इनको हम थोड़ा पहले समझते हैं. देखिए क्या होता है कि आर्टिकल 22 जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित प्रोविजंस बताता है, और वो कहता है कि देखिए किसी भी पर्सन को दो प्रकार से अरेस्ट किया जाता है. एक अरेस्ट उस पर्सन का होता है अंडर द नॉर्मल लॉज. नॉर्मल लॉज का मतलब उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर का नहीं है. और दूसरा डिटेंशन उस पर्सन का होता है अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, यानी कि ऐसे कानून के अंतर्गत जैसे कि जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ फॉल करती हैं. और अभी हमारे देश में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए एक जो मेन लॉ है दैट इज़ द नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक्ट, ठीक है, और UAPA प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट. अब पॉइंट ये है कि अगर किसी पर्सन को नॉर्मल लॉ के अंदर अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस की ड्यूटी है कि जब वो उसको अरेस्ट करेगी तो उसको 24 आवर्स में उसके सामने प्रोड्यूस करेगी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने. अगर उसको पुलिस 24 आवर्स में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं करती तो उसकी अरेस्ट को इलीगल माना जाएगा, ऐसा लॉ कहता है. अब लेकिन अगर किसी पर्सन को पुलिस ने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में अरेस्ट किया है, मींस अंडर NIA अरेस्ट किया है या UAPA में अरेस्ट किया है, तो पुलिस उस पर्सन को 3 महीने तक कहीं भी रख सकती है, और पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उस पर्सन की वेयर अबाउट बताने के लिए बाउंड नहीं है. वेयर अबाउट बताने के लिए बाउंड नहीं है मतलब कहाँ रखा है ये बताने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं होती. अब अगर उस पर्सन के फैमिली मेम्बर ये बताते हैं कि भाई उस पर्सन को पता नहीं है उसका, या हैवी रिट ऑफ हैवीज कॉर्पस फाइल की जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो वो जो एजेंसी है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये इन्फॉर्म कर देगी कि सर हमने उस पर्सन को यहाँ पर अरेस्ट किया है. अब ये तो थे नॉर्मल प्रोविजन. इसमें फिर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया और केस का नाम था DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. तो ये जो केस का नाम था DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इश्यू करी रिगार्डिंग द अरेस्ट. अब ये गाइडलाइंस क्या थी? ये गाइडलाइंस ये थी कि देखिए जब भी पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करेगी या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी किसी पर्सन को अरेस्ट करेगी तो उसके पार्ट पर ये ड्यूटी होगी कि वो उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताएगी, मतलब जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है. ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के बाद उसको ये भी बताएगी कि उसके पास ये राइट है कि वो किसी भी अपनी चॉइस के एडवोकेट से कंसल्ट कर सकता है या कंसल्टेशन कर सकता है. सेकंड पॉइंट ये है कि जब पुलिस उसको अरेस्ट करेगी तो पुलिस प्रॉपर यूनिफॉर्म में होगी या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी प्रॉपर यूनिफॉर्म में होगी. और जब उसको अरेस्ट करेगी तो एक अरेस्ट मेमो तैयार किया जाएगा, और उस अरेस्ट मेमो पर या तो उसके फैमिली मेंबर को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, या अगर उसके फैमिली मेंबर वहाँ पर नहीं है तो जो समाज के रेप्यूटेड पर्सन होते हैं, समाज के जो रेप्यूटेड पर्सन होते हैं लाइक प्रधान वगैरह, इनको इन्फॉर्म करेगी. तो अब तक ये गाइडलाइन थी. फिर इन गाइडलाइन को CRPC के अमेंडमेंट यानी कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2009 के द्वारा CRPC में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था सेक्शन 41A, 41B, 41C एंड 41D में. अभी तक बात ये थी, लेकिन अब एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक नया डिसीजन आया है जिसका नाम है जैसिला शाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024. अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीव स्टैंडर्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशंस. तो अब ये स्टैंडर्ड क्या है? तो पहला स्टैंडर्ड ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि किसी भी पर्सन को
फेयर एंड इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, यानी कि जब किसी पर्सन को आप डिटेन कर रहे हैं तो किस किस डॉक्यूमेंट के आधार पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने उसको डिटेन किया है, ये सारे डॉक्यूमेंट उस पर्सन को प्रोवाइड कराए जाने चाहिए या इनकी कॉपीज उस कंसर्न पर्सन को प्रोवाइड करानी चाहिए। अब सेकंड पॉइंट क्या है, फेलियर टू प्रोवाइड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट वॉयलेट आर्टिकल 22 क्लॉज 5। तो अभी हम 22 क्लॉज 5 भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो अगर ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उस ऐसे पर्सन को ये रेलिवेंट डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करती हैं तो ऐसा माना जाएगा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने उस पर्सन के आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में जो फंडामेंट राइट दिया है उसका वायलेशन किया है। नेक्स्ट है नॉन आर्बिट्ररी एक्शंस। तो उन्होंने कहा है, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि जो ऑथोरिटी हैं उनको डिटेनी पर्सन के राइट हैं उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। मींस जो अथॉरिटीज़ हैं उनको डिटेनी पर्सन के राइट का रेस्पेक्ट करना चाहिए और उनको कोई भी काम आर्बिट्ररी मैनर में नहीं करना चाहिए। आर्बिट्ररी मैनर का मतलब यहाँ पर होता है कि अपने मनमाने ढंग से कोई काम नहीं करना चाहिए। सेकंड है अवॉइडिंग डिले। अब ये कहता है कि उस पर्सन को जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट हैं या ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये टाइमली प्रोवाइड कराए जाने चाहिए और इसके लिए टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए। टेक्नोलॉजी की हेल्प जैसे कि मतलब व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देना, ईमेल पे प्रोवाइड करा देना, ना कि एक नॉर्मल पोस्ट ऑफिस सर्विस से या एक कॉरियर सर्विस से। तो यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 20 क्लॉज 5 बेसिकली क्या है। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 5 ये कहता है व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो यहाँ पर जो लॉ हमने आपके साथ डिस्कस करे थे, तो ये दो लॉ का मतलब क्या है यहाँ पर, NIA और UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में अरेस्ट किया गया है। द ऑथोरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल एज सून एज मे बी कम्युनिकेट टू सच पर्सन्स द ग्राउंड्स ऑन विच द ऑर्डर हैज बीन मेड। यानी कि ये बताया जाएगा उस पर्सन को कि किस ग्राउंड पर इस ऑर्डर को दिया गया है, बनाया गया। एंड शैल अफोर्ड हिम द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन। उसको जल्दी से जल्दी एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि वो अपनी बात कंसर्न अथॉरिटी के सामने रख सके अगेंस्ट द ऑर्डर। तो अब ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि अगर उस पर्सन को यानी कि डिटेनी को आप ये इंफॉर्मेशन टाइमली नहीं देते या उसको आप ये राइट टू रिप्रेजेंटेशन नहीं देते कि वो ये कह सके कि भाई जो आपने मेरे खिलाफ ऑर्डर इशू करा है दैट इज़ नॉट लीगली करेक्ट, तो ये आप उस पर्सन के आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में दिए गए फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं। नाउ अब देखिए डिटेंशन दो तरह के होते हैं। पहला होता है पुनिटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन का मतलब यह है कि किसी पर्सन ने अपराध कर दिया है और अपराध के बाद उस पर्सन को सजा दी जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड पुनिटिव डिटेंशन। सेकंड होता है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब यह है कि किसी पर्सन को अपराध करने से पहले ही अरेस्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22। तो बेसिकली हमने आपको बता दिया कि राइट टू अरेस्ट मतलब ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उसको पता होना चाहिए, लीगल रिप्रेजेंटेशन का उसका राइट है और उसको कोर्ट के सामने 24 आवर्स में प्रोड्यूस करना चाहिए। ये हमने एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक 44th अमेंडमेंट आया और 44th अमेंडमेंट में ये जो टाइम था डिटेंशन का जो कि 3 मंथ है, यानी कि उसको मैक्सिमम 3 महीने के लिए डिटेन किया जा सकता है और अगर 3 महीने से ज़्यादा के लिए डिटेन करना चाहती है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा उस एडवाइजरी बोर्ड में ऐसे पर्सन होंगे जो कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड होते हैं। वो पर्सन ही क्या करेंगे, वो पर्सन जब ऑथराइज करेंगे तभी वो 3 महीने से ज़्यादा के लिए डिटेन कर पाएंगे। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इस टाइम को 3 महीने की जगह 2 महीने कर दिया गया, लेकिन इसको फिर बाद में एनफोर्स नहीं किया गया। लेकिन इसका मतलब क्या है कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा इस टाइम को 2 महीने तो किया गया लेकिन फिर बाद में क्या किया गया, इसको एनफोर्स नहीं किया गया, तो एट प्रेजेंट टाइम वो 3 महीने ही है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ पर, इंक्वायरी विंग ऑफ लोकपाल। तो देखिए जो लोकपाल एक्ट है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट है 2013 का, इसके सेक्शन 11 के अनुसार लोकपाल की एक इंक्वायरी विंग होगी
लोकपाल की एक इंक्वायरी विंग क्यों होगी? देखिए, अगर किसी पर्सन के खिलाफ कोई हम एलिगेशन लगाते हैं तो जनरल रूल ये है कि जब तक उस पर्सन का गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं होता तो हम उस पर्सन को इनोसेंट ही मानेंगे। अब जो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट तो हमने बनाया, लेकिन अगर लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के इसके लोकपाल या लोकायुक्त के पास अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या इंक्वायरी करने के लिए विंग ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई वो अपना काम को प्रॉपरली कर रहा है? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 11 जो है इट टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंक्वायरी विंग ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन कौन होगा? देखिए, इसमें स्ट्रक्चर में होंगे, इस जो विंग होगी इसको लैड करेंगे डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, और इस डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी को असिस्ट करने के लिए 3 एसपीज होंगे, यानी कि सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस होंगे। पहला है एसपी जनरल, दूसरा है एसपी इकोनॉमिक एंड बैंकिंग, एंड थर्ड है एसपी साइबर। ये उसको करेंगे। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी पर्सन के खिलाफ ये इशू आता है कि भाई उस पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है नहीं किया है, तो इंक्वायरी मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज। तो इंक्वायरी उस पर्सन के अगेंस्ट 60 डेज में उनको कंप्लीट करनी पड़ेगी, और इंक्लूडिंग द फीडबैक फ्रॉम द एक्यूज पब्लिक सर्वेंट एंड द रेलिवेंट अथॉरिटी। तो अब अगर किसी पर्सन को लोकपाल या लोकायुक्त एक्ट में अरेस्ट किया जाता है, देखिए लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट में ऐसे पब्लिक सर्वेंट अरेस्ट किए जाते हैं जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस होते हैं। तो अब किसी पर्सन के खिलाफ अगर एलिगेशन है तो जो इंक्वायरी विंग है ये 60 दिन में इंक्वायरी कंप्लीट करेगी और ये अपना फीडबैक देगी लोकपाल या लोकायुक्त को, और साथ ही साथ जो एक्यूज पर्सन है मीन्स जो कंसर्न पब्लिक सर्वेंट है उसकी भी बात को सुनेगी, उसका भी रिप्रेजेंटेशन रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर उसके आधार पर फर्दर डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिपेंडेंस इन इन्वेस्टिगेशन। तो इससे ये कहता है कि ये जो बॉडी है हमारी लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये एक इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगी और तभी ये जस्टिस प्रोवाइड कर पाएगी, और ये अदर एजेंसीज का भी कॉपरेशन ले सकती है, जैसे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। स्ट्रेंथनिंग अथॉरिटी, तो इस तरह की जो इंक्वायरी विंग बनाने की डिमांड है हमारे ये सेकंड ARC में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी दी थी कि भाई इसके पास लोकपाल एंड लोकायुक्त के पास अपनी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी विंग होनी चाहिए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज, न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नया फ्लैग डिज़ाइन किया गया है सुप्रीम कोर्ट की 75th एनिवर्सरी पर, और इस फ्लैग को डिज़ाइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली ने, एंड इट सिंबलाइजेज जस्टिस एंड डेमोक्रेसी फीचरिंग द अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आपको GS पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट, तो इस पे यानी कि जो इसका नेशनल फ्लैग, जो इसका फ्लैग है सुप्रीम कोर्ट का, इस पे क्या है? एक तो अशोक चक्र है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, और थर्ड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला कि इसको डिज़ाइन किसने किया, सो आंसर वुड बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने, न्यू दिल्ली ने, और सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा कि इस पर क्या क्या मेंशन है। तो पहला अशोक चक्र मेंशन है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग मेंशन है, और थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये कब हुआ, इसका जो है उद्घाटन कब हुआ? तो ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके वैलिडिक्टरी सेशन में किया गया, और किसके द्वारा किया गया? ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ जी के द्वारा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट केस, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस S हरीश। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, जो मिस्टर S हरीश हैं उनके खिलाफ एक FIR रजिस्टर की गई अंडर सेक्शन 15 क्लॉज 1 ऑफ द पॉक्सो एक्ट एंड सेक्शन 67B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या IT एक्ट के द्वारा। अब जब ये FIR रजिस्टर की गई तो इनको जो है भाई इन्होंने इसमें ऑफेंस किया है, और बेसिस क्या था कि बेसिस ये था कि इनके फ़ोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी कि 2 चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियोस मिले हैं। इस आधार पर इनको अरेस्ट किया गया। तो जब मैटर मद्रास हाई कोर्ट में कहा गया तो मद्रास हाई कोर्ट ने यानी कि ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि देखिए मेयरली चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कंटेन करना मोबाइल में ये एक ऑफेंस नहीं है अंडर सेक्शन 15 क्लॉज 1 ऑफ द पॉक्सो एक्ट एंड सेक्शन 67B ऑफ द दिस IT एक्ट। ठीक है, तो इस
मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस, ये एक एनजीओ है, इसने अपील फाइल करी और मैटर इस तरह से आया बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमने बताया कि जो अगर हम देखें सेक्शन 15 ऑफ पॉक्सो एक्ट क्या कहता है, तो पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफी मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। तो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन अपने फ़ोन में या किसी भी डिजिटल डिवाइस में चाइल्ड पोर्नोग्राफी संबंधित वीडियो रखता है तो ऐसे पर्सन पर फाइन लगेगा नॉट लेस देन 5,000 रुपीज़ एंड इन द इवेंट ऑफ सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज़। तो यानी कि सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 15 क्लॉज 1 ये बात करता है केवल फाइन की। तो अगर किसी पर्सन के मोबाइल में या किसी भी डिजिटल डिवाइस में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियो मिलती हैं तो इसके अनुसार ऐसे पर्सन को पनिशमेंट जो मिलेगा वो केवल फाइन मिलेगा, जो कि फर्स्ट बार में 5,000 होगा और सेकंड अगर वो इस तरह के ऑफेंसेस बार बार करता है तो ये फाइन का अमाउंट 10,000 हो जाएगा। लेकिन ये साथ साथ ये अपराध जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 67B में भी फॉल करता है। अब हम थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं इसका। 67B provides the punishment for publishing or sharing material online that depicts children in sexually explicit situations। अब अगर कोई पर्सन ऐसा अपराध करता है तो पहले बार में उसको 5 साल का पनिशमेंट मिलेगा और 10 लाख रुपए तक का फाइन मिलेगा, और अगर इसी अपराध को वो बार बार करता है या सब्सिक्वेंट करता है तो ये 7 साल का क्या हो जाएगा, पनिशमेंट हो जाएगा, प्लस 10 लाख रुपए तक का फाइन उस पर रहेगा। तो जब इसके खिलाफ मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये 4 लीगल इशू थे। पहला लीगल इशू था, इज द मेयर स्टोरेज और possession ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 15 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। सेकंड, डज सेक्शन 67B ऑफ द IT एक्ट आल्सो क्रिमिनलाइजेज द कंजम्पशन और possession ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। कंजम्पशन का मतलब है उसको देख लेना, पजेशन का मतलब है तुम्हारे मोबाइल में है वीडियो और अभी आपने देखी नहीं है। इन एडिशन टू ट्रांसमिशन एंड पब्लिकेशन। थर्ड है, वेदर द हाई कोर्ट वर करेक्ट देयर वेरिड इंटरप्रिटेशंस ऑफ सेक्शन 15 एंड सेक्शन 67B, पर्टिकुलरली द मद्रास हाई कोर्ट। तो देखिए यहां पर ऑनरेबल डिफरेंट हाई कोर्ट्स की डिफरेंट व्यूज थे इस रिगार्डिंग, तो इसलिए यहां पर वर्ड हाई कोर्ट्स रखा गया है, ठीक है, बट यहां पर हम बात कर रहे हैं केवल मद्रास हाई कोर्ट की। नेक्स्ट है आपका, वेदर द टर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द ग्रेविटी ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो क्या ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है ये एक सही टर्मिनोलॉजी है बच्चों के रेफरेंस में या चाइल्ड के रेफरेंस में यूज करने के लिए, और क्या ये एक एप्रोप्रिएट वर्ड है? तो अब हम इन सब पर बात करेंगे। तो देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या करना का पोजेशन होना डिजिटल डिवाइस में या मोबाइल में, ये एक अपने आप में एक अपराध है और इट इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 15 क्लॉज 1 ऑफ द पॉक्सो एक्ट एज वेल एज अंडर सेक्शन 67B ऑफ द IT एक्ट। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, और ऑनरेबल कोर्ट ने जो इसका मद्रास हाई कोर्ट का व्यू था उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंट वाज नॉट नेसेसरी, मतलब उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन की जो डिजिटल डिवाइस है, बीट मोबाइल और लैपटॉप, उसमें अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाई जाती है और उस पर्सन की जो इंटेंशन है वो कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है तो उस पर्सन ने कोई ऑफेंस नहीं किया। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है, बल्कि अगर किसी पर्सन के मोबाइल में या डिजिटल डिवाइस में इस तरह की चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाई जाती है तो वो अपने आप में सफिशिएंट है उस पर्सन को अपराधी घोषित करने के लिए या उस अपराध को प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये जो वर्ड चाइल्ड पोर्नोग्राफी है इट इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएट वर्ड, और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इस वर्ड को हमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड एब्यूज मटेरियल। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह एक दूसरी टर्म यूज की जानी चाहिए, दैट इज चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड एब्यूज मटेरियल CSEAM। एंड ऑनरेबल कोर्ट ने पार्लियामेंट को ये डायरेक्शन दी कि आप इस एक्ट को अकॉर्डिंगली अमेंड करें, मींस पॉक्सो एक्ट को। अब हम आते हैं एक नए केस पर जिसका नाम है प्रेम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ED। अब यहाँ पर जो मिस्टर प्रेम प्रकाश हैं इनको अरेस्ट किया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा अंडर
पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। तो जब इन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया ट्रायल कोर्ट में, तो ट्रायल कोर्ट ने इनकी बेल को इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि जो सेक्शन 45 है पीएमएलए एक्ट का, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट कंडीशन लगाता है और वो कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है। अगर किसी पर्सन को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अरेस्ट किया गया है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि उस पर्सन ने अपराध करा है, और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, उस पर्सन पर है कि उसको ये प्रूव करना है कि वो एक इनोसेंट है। देखिए यहाँ पर जो प्रिजम्पशन है वो रिवर्स है। जनरल रूल ये होता है कि इन ऑल द केसेस ऑफ क्राइम बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन द प्रोसिक्यूशन, के प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है कि दैट पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस। बट अंडर द केस ऑफ पीएमएलए the burden of proof is different, or means it shift to the accused person and it is not upon the prosecution. तो यहाँ पर it becomes very difficult for the accused person to prove his innocence at this initial stage. तो जब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये 3 इशू थे। पहला क्या था, whether the denial of the bail under PMLA was justified considering the stringent provisions of the act, क्या इसकी जो बेल डिनाई की गई वो सही था। सेकंड है, whether the principle that bail is the rule and jail is the exception should apply to cases under the PMLA। तो देखिए यहाँ पर bail is the rule and jail is an exception, एक ये it is the cardinal principle of criminal law। इसका मतलब ये होता है कि हर मामले में बेल दी जानी चाहिए और जेल बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस में किसी को दी जानी चाहिए। तो किसी भी पर्सन को डिटेन करने के पीछे मेन पर्पज ये होता है कि उस पर्सन को, वो पर्सन एविडेंसेस के साथ और या विटनेसेस के साथ कुछ गलत ना करे, विटनेस को थ्रेट ना करे, एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय ना करे। लेकिन अगर किसी पर्सन से ये इस तरह के खतरे नहीं है तो उस पर्सन को बेल दे देनी चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन है, ये प्रिंसिपल पीएमएलए एक्ट में क्या लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। नेक्स्ट है द बैलेंस बिटवीन द एंश्योरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज एंड अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के बीच में और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फंडामेंटल राइट के बीच में क्या एक बैलेंस करने की हमें जरूरत है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि देखिए इवन अंडर पीएमएलए एक्ट हमें किसी पर्सन के जो राइट टू पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21 में दिया गया है उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, और जो पीएमएलए एक्ट है इसकी भी इंटरप्रिटेशन इसी प्रकार की जानी चाहिए जिस प्रकार की जिसमें कि अदर लॉज की, जिस प्रकार अदर लॉज की इंटरप्रिटेशन की जाती है। और अदर लॉज की इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से की जाती है, तो वहां पर इंटरप्रिटेशन इस आधार पर की जाती है कि जेल इज अ रूल एंड बेल इज एन एक्सेप्शन। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन आप स्ट्रिंजेंट कंडीशन के द्वारा किसी पर्सन की बेल को मैकेनिकली डिनाई नहीं कर सकते, आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा बिटवीन द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड द फंडामेंटल राइट और द कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ अदर पर्सन। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, जिसमें कि अब से पहले जो बेल मिलना था वो पीएमएलए एक्ट में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था, लेकिन इस केस की वजह से अब बेल मिलना थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। Now we come to next case and it is S. Vijay Kumari versus मौनेश वराचारी। तो इसमें क्या हुआ कि जो एस विजय कुमारी है ये पेटिशनर है, इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल करी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगेंस्ट द मौनेश वराचारी सी सीकिंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो यहाँ पर इस एस विजय कुमारी ने अपनी एक पेटिशन फाइल करी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में और इन्होंने अपनी प्रोटेक्शन यहाँ मानी। अब यहाँ पर मेन इशू ये आया कि क्या जो पर्सनल लॉज हैं वो डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट के अगेंस्ट हैं, या अगर कोई मैटर पर्सनल मैटर है मतलब पर्सनल रिलीजियस मैटर है तो क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला इशू मैं पढ़ता हूँ, वेदर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट applies to women of all religion or its application is limited by the religious affiliations of the women seeking protection। तो क्या जो पर्सनल लॉज हैं अगर कोई फीमेल पर्सनल लॉज में है या जैसे मुस्लिम को धर्म को बिलोंग करती है, हिंदू धर्म को बिलोंग करती है, तो क्या वो
अपनी जो प्रोटेक्शन है उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर ही मांगेंगी या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ले सकती हैं। सेकेंड इशू वाज, कैन द प्रोविजंस ऑफ द PWDVA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बी ओवररिडन बाय द पर्सनल लॉज और द रिलीजियस कस्टम्स। ठीक है, तो क्या जो PWA यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक एक्ट के प्रोविजंस हैं वो पर्सनल लॉ के प्रोविजन को ओवरराइड करेंगे, यानी कि इसको ज्यादा इफेक्ट दिया जाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए जो पर्सनल लॉज हैं वो हमारे अलग लॉज हैं, लेकिन कोई भी जो फीमेल है वो प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन ले सकती है। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई फीमेल किसी पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करती है और उसके साथ कुछ वायलेंस होती है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन नहीं मांग सकती। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन दी है कि ऐसी महिला डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर प्रोटेक्शन लेने के लिए पूरी तरह से अधिकारित है, यानी कि उसका राइट है, एंड शी कैन टेक द प्रोटेक्शन अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। एंड कोई भी रिलीजन जो है या कोई भी रिलीजियस एक्ट इस प्रोटेक्शन को उससे डिनाई नहीं कर सकता। So dear students, I have discussed all the important news of the September 2024 month. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.